खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बचपन से हम सब कहानियां सुन सुनकर या कहानियां पढ़ पढ़कर बड़े होते आए हैं। ये कहानियां हमारी एक अलग सी दुनिया बना देती हैं और यही कहानियां हैं जिन्हें लिखने वाले भी हमारे जीवन में झांकते हैं और हमारे जीवन के प्रश्नों के ही जवाब ढूंढकर हमारे लिए कहानियां लिख डालते हैं। मैं बचपन की बात कर रही हूं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जाहिर है साहित्य का स्वरूप भी बदल जाता है। आज की हमारी तेजस्विनी एक ऐसी लेखिका हैं जो न केवल बड़ों के लिए लिखती हैं बल्कि बच्चों के साहित्य के साथ भी उनका गहरा जुड़ाव है। वो पहली ऐसी महिला साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी लेखिका और साहित्यकार क्षमा शर्मा। हिंदी भाषा की जानी मानी लेखिका और पत्रकार डॉक्टर क्षमा शर्मा, जिनकी कलम से लिखे शब्दों ने कितने ही बच्चों का बचपन संवारा, जिनकी कल्पनाओं की उड़ान ने कितने ही जिज्ञासु मन को सही राह दिखाई, जिनकी रचनाओं में महिला विमर्श की गूंज ने कितने ही गंभीर पहलुओं को समाज के सामने रखा, जिनके लेखन में सामाजिक राष्ट्रीय मसलों की परिधि से पार वैश्विक मुद्दों की अनुगूंज भी स्पष्ट है। 18 वर्ष की उम्र में पहला लेख लिखा और फिर मुड़कर नहीं देखा। 37 वर्षों तक बाल पत्रिका नंदन से संबद्ध रही और अब स्वतंत्र लेखन ने उनकी लेखनी को नई उड़ान दी है। कई रचनाओं का देश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनके कथा साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी हुआ है। कई कहानियों का रेडियो व दूरदर्शन पर नाट्य रूपांतरण भी हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित 13 बाल संग्रह, 18 बाल उपन्यास समेत अन्य 12 कहानी संग्रहों समेत कितनी ही रचनाएं क्षमा जी की लेखनी से निकली हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 3 बार पुरस्कृत और साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार हैं डॉक्टर क्षमा शर्मा। तो ये करते हैं मुलाकात क्षमा शर्मा से। क्षमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। नमस्ते। नमस्ते। मुझे हमेशा एक उत्सुकता होती है उन लेखिकाओं के बारे में या उन लेखकों के बारे में जानने की जो बच्चों के लिए लिखते हैं। आप पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें बाल साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया और ये जानकर भी मेरे को बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में कौंधा कि ऐसा क्यों? महिलाएं तो बचपन से ही बच्चों को कहानियां सुना सुनाकर उनका एक अनुभव ही रहता है, तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं को बाल साहित्य में अभी तक, आप पहली महिला हैं, पहले किसी को पुरस्कार नहीं मिला? संयोग ही कहेंगे इसको, क्योंकि बच्चों के लिए लिखने वाली बहुत सी स्त्रियां हैं, अरसे से लिख रही हैं। बल्कि पुराने ज़माने से हमारे अपने कोर्सेज में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की कविताएं हम पढ़ते रहे हैं, उन्होंने लिखा। और भी बहुत सी लेखिकाएं आज के दौर में भी हैं जो लिखती हैं, तो ये सहयोग कह लीजिए। तो और चूंकि ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा दिन से शुरू हुए नहीं, 2010 में ही 10-12 साल हुए हैं, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, एक शुरुआत तो हुई है आपसे। जाहिर है कि आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन चूंकि हम बाल साहित्य से बात की शुरुआत कर रहे हैं तो ये भी जानना चाहूँगी आपसे, आप तो बहुत गहन विषयों पर लिखती हैं, गंभीर मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करती हैं, समाज की जितनी समस्याएं हैं उन पर आपके विचार, ज्वलंत मुद्दों पर आपके विचार हम पढ़ते रहते हैं समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में। ये बच्चों के लिए लिखने की क्षमता ये कहाँ से और इसमें क्या खास होता है? क्योंकि बच्चों की मनस्थिति में उतरकर उस मासूमियत के साथ सोचना और फिर शब्दों में गढ़ना कि बच्चे भी आकर्षित हो जाएं। एक तो मैं बच्चों की पत्रिका में नौकरी करती थी, तो पूरा जीवन 37 वर्ष मैंने उस पत्रिका में बिताए। तो अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी भी थी कि आपको बच्चों के लिए लिखना ही है,
क्योंकि आप बच्चों की पत्रिका में है, कहानी भी लिखनी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो कुछ 2-4 पंक्ति की कविताएं भी लिखनी हैं, बच्चों के समाचार भी इकट्ठे करने हैं, उनके रुचि के इलस्ट्रेशंस भी बनवाने हैं। एक तो ये था, दूसरी ये है कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, मेरे 6 भाई बहन, उन सब में छोटी, तो माता पिता की बहुत दुलारी और भाई बहनों की भी बहुत दुलारी, और मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है उससे मेरे अंदर 7.5 साल का अंतर है। अच्छा। और मेरे बड़े भाई से 19 वर्ष का। ओह। तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए मैं चाहे जितनी बड़ी हो गई बच्ची ही बनी तो एक तो ये बात है जो आप बच्चों के उसका मानसिक उसका कह रही हैं। दूसरी बात ये है कि ऑब्जर्वेशंस। एक दिन लौट रही थी बाजार से और पार्क में बहुत सारे फूल खिले हुए थे, तो उसमें मैंने सुंदर बहुत खूबसूरत रंगों की तितलियों को उड़ते देखा, और बस तभी मेरे मन में ये कहानी उस तरह से आई। मेरी बहू कोलंबो में थी, तो वहाँ से वो मेरे लिए एक इतना बड़ा सेरेमिक का कछुआ लेकर आई थी, तो वो रखा रहा बहुत दिन रखा रहा। और मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि ये कछुआ चल रहा है। अच्छा। उन्होंने ये कहा, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मुझे लगा कि कछुआ चल रहा है, उन्होंने कहा, और वो दिमाग में घूमता रहा। और मैंने एक बच्चों का उपन्यास लिखा, गोपू का कछुआ। आप बच्चों के लिए लिखने की बात कर रही हैं ना, मैं उसको बता रही हूँ कि ऑब्जर्वेशंस में होता क्या है। एक बार यहाँ इंडिया गेट पर नेशनल बुक ट्रस्ट का एक प्रोग्राम था, ये बुक फेयर यहाँ लगा था, तब बहुत साल पहले की बात है। तो वहाँ बहुत मतलब मेरे दिल के नज़दीक जो लेखक हैं, उसमें निर्मल वर्मा जी भी एक है, तो निर्मल जी उसको उद्घाटन करने के लिए आए। तो निर्मल जी ने भाषण दिया और मैं उनका भाषण सुनती रही, और उसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य। जब मैं बचपन में किसी बाघ की कहानी पढ़ता था ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बाघ के पीछे चल देता था। तो वो बात वो एक सेंटेंस, मैं उनके पूरे भाषण को भूल गई, मेरे दिमाग में यही एक सेंटेंस ना जैसे ठप चलता रहा। और उसके बाद मैंने एक उपन्यास लिखा बच्चों के लिए, पप्पू चला ढूंढने शेर। यानी आपके जीवन के अनुभव आपकी कल्पनाओं को एक पृष्ठभूमि देते हैं। एक शब्द, कोई एक चलते चलते किसी की कोई एक हरकत, अनेक चीज़ें हैं जो लगातार दिमाग में चलती हैं, और हो सकता है कि कोई चीज़ आज सोची है या आज देखी है या आज ऑब्जर्व की है, और उसको मैंने 30 साल बाद लिखा हो। अच्छा, आप जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आप बहुत सारे विषयों पर लिखती हैं। आप बच्चों के साथ साथ आप महिलाओं पर बहुत बढ़िया कहानियाँ, आपकी बहुत कहानियाँ तो हैं ही, वयस्क लोगों के लिए आपने बहुत साहित्य आपने सृजित किया है, लेकिन साथ ही साथ आप एक और जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी लिख रही होती हैं। आप दूसरी ओर इटली की पीएम बनी है मेलोनी, तो उनके ऊपर भी लिख रही हैं कि कैसे उन्होंने भी एक विचारधारा को तोड़ा है। इतना विस्तृत है आपका सोच का, आपके विमर्श का क्षेत्र, तो क्या ये आपके भीतर की पत्रकार हैं जो आपको इन सभी ज्वलंत विषयों को लेकर लिखने को उत्साहित करती हैं? इससे तो मैं इनकार भी कैसे कर सकती हूँ कि मैं जीवन भर पत्रकारिता की नौकरी ही मैंने की है। और ये बिमल मित्र बहुत बड़े बांग्ला के लेखक, तो उनका ये था कि वो जब लिखते थे तो ऐसा मैंने पढ़ा, वो किसी पत्रिका में शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान या कहीं छपा था, बहुत साल पहले की बात है, कि वो अपने कमरे के 4 कोनों में 4 मेजें रखते थे और उसमें 4 अलग अलग उपन्यासों पर काम करते थे। तो इससे मन भरा, मान लीजिए अब ये उपन्यास रुक गया है, इसका थीम आगे नहीं बढ़ रहा है, कथानक में कहीं कोई पेज फंस गया, तो वो अगले उपन्यास पे चले जाते थे अपने को दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। वो ही है, मेरा भी कुछ स्विच ऑफ स्विच ऑन सिस्टम है कि अगर मुझे अखबार के लिए लिखना है तो फिर मेरा फोकस वहीं हो जाएगा जी, वहीं। और चूंकि मैं अखबार पढ़ने की बेहद शौकीन हूँ जी, मैं 8-10 अखबार रोज पढ़ती हूँ। वैसे कहीं ना कहीं क्षमा जी ये भी दिखाता है कि एक बहुत संवेदनशील, एक बहुत मर्म हृदय भी होता है किसी भी लेखक या लेखिका का, और मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते शायद ये भावना भी और ज्यादा मुखरता से आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन रही है।
खासकर बच्चों के प्रति। आपने नंदन की बात की और मुझे भी मेरा बचपन याद है। हर महीने नंदन जब आती थी घर पे तो झगड़ा होता था कि पहले कौन पढ़ेगा, चोरी से छुपा ली जाती थी कि पहले हम ही पढ़ेंगे। नंदन, चंपक, इन्हीं को पढ़ पढ़ के हम बड़े भी हुए हैं। वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं जानी मानी लेखिका और पत्रकार क्षमा शर्मा। क्षमा जी, अभी हम संवेदनशीलता की बात कर रहे थे। आपकी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें मानवीय रिश्तों की एक बहुत खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, और आप बहुत कहानी के लहजे में आप हमको वो एहसास कराती हैं कि हमें रिश्तों को भूले ना। आपकी भाई की फरियाद कहानी उदाहरण के तौर पर, माता पिता के साथ कितनी मासूमियत से आपने उस रिश्ते को परिभाषित किया इस कहानी में। आमतौर पर शिकायत ये होती है ना कि बच्चे माता पिता से दूर चले जाते हैं, वो माता पिता को रखना नहीं चाहते हैं, 3-3 4-4 बेटे बेटियां होते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसमें यही है कि वो 3 भाई हैं और तीनों में से हर एक माँ को अपने साथ रखना चाहता है, और वो राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि मेरा बड़ा भाई माँ को भेजता ही नहीं है ना। तो फिर वो राजा के पास कि मेरा न्याय करो। तो वो मेरा इरादा इसमें यही था कि बच्चों को हम, जो संवेदनशीलता की बात आप कर रहे हैं, बच्चों को हम गैर संवेदनशील कब तक दिखाते रहेंगे? कभी तो उन्हें संवेदनशील भी दिखाना होगा कि वो भी माता पिता की केयर करते हैं। तो वो है इसका। जी क्षमा जी, अमूमन हम देखते हैं कि जो जानी मानी लेखिकाएं हैं, अगर उनके बचपन के पन्ने खोलें तो पाते हैं कि बहुत बचपन से वो लिखना करना शुरू कर देती हैं। आपने 18 साल की उम्र में अपना पहला लेख लिखा, देर से लिखा, लेकिन उसके बाद आप रुकी नहीं, दौड़ती चली गई। 18 साल की उम्र कोई देर नहीं हुई, बल्कि मैं यहाँ दिल्ली में अपने बड़े भाई साहब के पास रहती थी, और छुट्टियों में हम गाँव गए हुए थे। जून का महीना था, तो रेडियो पर खबर सुनी। मैं ज़मीन पे लेटी हुई थी, गांव का कच्चा घर, कहीं गाय बंधी है, कहीं उसकी बच्चियां है, कहीं बकरी भी है, कुत्ता भी है, तोता भी है, गांव में सारे जानवर भी, और बेर का पेड़ भी है। तो मैं लेटी हुई थी, तो घर में एक अच्छी बात थी कि बिजली थी और एक इतना बड़ा रेडियो भी था। तो उस पर खबर, बहुत बड़े बड़े रेडियो होते थे। हाँ, बहुत बड़े रेडियो होते थे। तो उस पर खबर आई कि ये 26 जून का दिन था, खबर आई कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित किया गया। तो पता नहीं मुझे क्या सूझा, वो रजिस्टर लेके पन्ने फाड़े उसमें से, और स्याही वाला पेन था, वॉल पॉइंट का ज़माना भी नहीं था। तो उस पर एक लेख लिख दिया, और घर से अखबार ढूंढा तो वो एक अखबार मिल गया, बड़ा अखबार, उत्तर प्रदेश का आज भी है। तो उस पर मैंने पता लिखा और जाके लेटर बॉक्स, जो घर से बहुत दूर था, डाल के आ गई। तो 3-4 दिन बाद मेरे बड़े बहनोई आए और उन्होंने कहा, मेरा घर का नाम गुड़िया है, कि गुड़िया तुमने कोई लेख लिखा था? तो मैंने कहा हाँ, कि वो छपा है। अब मुझे तो इस बात की इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरी माँ के लिए लेखक होना सबसे बड़ी बात थी। संसार का सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो वो लेखक होना है। और वो खुद जो है जयशंकर प्रसाद जी और तुलसीदास जी और प्रेमचंद, इनको बहुत बड़ा लेखक मानती थी। तो वो उसको लगा कि मेरी लड़की तो शायद उसी रास्ते पे चलती बनी, जबकि कहाँ वो इतने बड़े महान लेखक, कहाँ मैं। तो जो भी आता उसको वो दिखाया जाता कि मेरी लड़की। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली लौटी तो ऐसा लगा, जो जिसको मैं टर्निंग पॉइंट कह रही थी आपसे, कि ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लिख सकती हूँ। और मेरी एक अध्यापिका थी, देशबंधु कॉलेज में पढ़ती थी, बीए में फर्स्ट ईयर। तो उन्होंने, मैं डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, तो उन्होंने कहा क्षमा तुम रेडियो के कार्यक्रमों में क्यों नहीं भाग लेती हो? मैंने कहा मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ,
तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, तो वो मुझे अपनी कार में बिठा के ले गई और वहाँ युवावाणी वालों से परिचय कराया। युवावाणी में एक कार्यक्रम किया और डर भी लगा। रेडियो में पहली बार गई थी। आकाशवाणी उन दिनों बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ा। तब टीवी तो थे नहीं, ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे। सब वो जो समाचार आते थे सब उनको बहुत आश्चर्यजनक उस पर देखते थे कि समाचार पढ़ता है कोई। तो वो फिर प्रोग्राम किया और 15 रुपए मिले। ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा खजाना कहीं खोद के हाथ लग गया है, क्योंकि 1 रुपये, अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो आप दिल्ली में बादशाह हैं। क्योंकि 1 रुपये, मैं कालका जी में रहती थी, वहाँ आकाशवाणी आना 10 नए पैसे की टिकट, लौट के जाना 10 नए पैसे की टिकट, 10 नए पैसे की चाय। खाना कुछ खाना है तो 50 पैसे में बहुत अच्छा खाना आपको उपलब्ध हो सकता है, फिर भी आपके पास कुछ पैसे बच गए। तो एक तरीके से मीडिया ने, रेडियो ने, टेलीविज़न में भी मैंने पहला प्रोग्राम 76 में किया था। अच्छा, पहला वो विज्ञान भवन में था उन दिनों, तो वो सैटेलाइट टीवी था, उसमें मैंने किया था। तो वो एक तरीके से अखबार, रेडियो और आपका दूरदर्शन, उन्होंने मुझे बनाया। और आज आप एक बार फिर दूरदर्शन के स्टूडियो में आप मौजूद हैं इस बार जी। तो वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ ना, और उसके बाद तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपकी जो भी रचनाएं हैं उनका अनुवाद कितनी ही भाषाओं में हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण आप भी मानती हैं इसे कि आपकी लिखी हुई रचनाएं जो आप मातृभाषा में लिखती आई हैं, जी जी, अलग अलग प्रदेश के लोगों तक पहुँचे? निश्चित तौर पे मातृभाषा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर यूरोप जाती रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ अपनी भाषा को लेके कितना सम्मान है लोगों के दिल में। मैं जिनेवा एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी और मुझे ट्रॉली के लिए एक सिक्का चाहिए था जो मेरे पास नहीं था, तो मैं वो लेकर गई। फ्रैंक था तो उसको तुड़ाने के लिए गई और इंग्लिश में कहा मैंने एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा नो इंग्लिश, वो फ्रेंच ही सिर्फ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह हमारे देश में हर एक की अपनी इतना सुंदरता है, ये कितनी खूबसूरती है कि कितनी भाषाएं हैं, और अगर उन भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, तो उन भाषाओं की खिड़कियां भी मेरे लिए खुल रही हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि उन भाषाओं का साहित्य भी हिंदी में ट्रांसलेट होके आए, जिससे हम भी पढ़ सकें, हम भी उनकी दुनिया को जान सकें। यही एक तरीके से आदान प्रदान जिसको कहते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं क्योंकि हर एक लेखक लिखता है, लोग उसे पढ़ें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी जो पुस्तकें हैं वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं विश्वविद्यालयों में। आपकी जो पुस्तकें हैं, आपकी जो लेखनी है, उस पर विश्वविद्यालयों में शोध किया जा रहा है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि आप अपनी लेखनी के माध्यम से आज के युवाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। अच्छा भी लगता है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में पीएचडी होती है, और एक ज़माने में पीएचडी का, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो पीएचडी करना लगता था कि कितना कठिन काम है। तो उन बच्चों से मुझे सहानुभूति भी होती है कि कितना कठिन है इस ज़माने में पीएचडी करना, और तो मैं भरपूर उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी कुछ सीमाएँ भी हैं। सीमा ये है कि पब्लिशर तो 5 किताबें देते हैं, अब हर रिसर्च स्कॉलर को किताबें चाहिए आपसे, तो आप भी कहाँ से दें? असीमित पुस्तकें नहीं होती हैं, तो वो समस्याएं भी आती हैं, लेकिन मैं उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करती हूँ। जो आप इतने सारा आपने लेखनी, आपने बाल साहित्य को लेकर आपने तैयार की है, ऐसे कौन कौन से बचपन के या बच्चों के जीवन के ऐसे कौन कौन से संदर्भ रहे हैं जिन्हें आपने प्रस्तुत किया है अपनी लेखनी के माध्यम से? कोई भी चीज़ मुझे प्रेरित कर देती है, मेरे दिमाग में चलने लगती है। तो एक दिन मैं बाजार से लौट रही थी तो वहाँ मैंने तितलियों को उड़ते देखा था, रंग बिरंगी तितलियों को। तो मैं दिमाग में कहानियाँ आ गई और मैंने कई कहानियाँ लिखी। तितली और हवा नाम से भी एक कहानी लिखी थी मैंने। और उसी प्रकार एक बार मैं तरबूज लेकर आई थी और मैं पार्क में रख दिया और फिर मैं थोड़ी टहलने लगी, तो अचानक मैंने देखा कि थैले में ना कुछ वो हरकत हो रही है। तो मुझे ये कल्पना में आया कि तरबूज चल रहा है लगता है, ऐसा है ना। लेकिन नहीं, तरबूज नहीं चल रहा था, पेड़ से उतर के गिलहरी आई थी और वो उस तरबूज को काट रही थी। अच्छा। खाना चाहती थी। तो फिर मैंने उस पर एक कहानी लिखी थी। उसी पार्क में जिसकी मैं कह रही हूँ, एक कदम्ब का पेड़ था और वो तूफान इतना तेज आया कि गिर गया पेड़। उन दिनों मेरी पर्यावरण में बहुत दिलचस्पी है, पेड़ पशु उनसे मुझे अगाध लगाव है।
तो वो गिर पड़ा। तो मैं माली के पास गई, मैंने कहा इस पेड़ को दोबारा लगा दो। तो माली ने कहा मैं तो नहीं लगा सकता, इतना बड़ा पेड़ है, कैसे उठाऊं। तो उन दिनों एक सिंधी व्यक्ति थे जो न्यूज़ लेटर टाइप निकालते थे, साइक्लो स्टाइल, ये बहुत साल पहले की बात है, 30 साल तो जरूर हुए होंगे। तो वो पढ़ती थी मैं, तो मैंने उस माली को कहा कि ऐसा है कि कल तुम एक आरी वाले को बुला के लाओ जो इस पेड़ को काट दे। तो उसने कहा बहुत पैसे लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1000 रुपये लगने दो। वो लेकर आया और पेड़ को मैंने ऊपर से कटवाया और फिर गड्ढा खुदवाया वहाँ माली को अलग से पैसे देके। और उसमें एक बाग थेरेपी है, उसमें एक रेस्क्यू रेमेडी आती है। अच्छा। जो पशु, आदमी और पक्षी और पेड़ सब पे एक जैसा काम करती है। तो मैंने उन जड़ों में पानी में मिला कर रेस्क्यू रेमेडी डाली और मैं जब भी, और वो पेड़ फिर एक तरीके से जी गया। अच्छा। उसमें पत्ते आ गए और फिर वो बड़ा होता गया और मैं ऑफिस से आते जाते उसे ऐसे करके करती थी कि बेटा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ बेटा। तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि पेड़ बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपके स्पर्श को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया। फिर मैंने उस पर एक कहानी लिखी माँ नाम से, बड़ों के लिए। आपके जीवन को अगर हम देखते हैं क्षमा जी, तो आपके जीवन में जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और जाहिर है कि समाज में हर महिला को परिवार से सहयोग भी चाहिए होता है। आपके पति डॉक्टर सुधीश पचौरी, वो भी एक अलग तरह की लीग में काम करते रहे हैं। कितना प्रभाव रहा है आपके परिवार के इन पुरुषों का आपके जीवन में? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे पुरुष मिले। मेरे मायके में मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने लिखने के लिए बहुत बहुत प्रेरित किया। तो उस समय माहौल था पढ़ने लिखने का? मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत प्रेरित किया और उनका उस जमाने में भी ये सोच था कि लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी कि मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि आज भी कोई हमारे पत्र नहीं पढ़े जाते थे। अच्छा। और मेरे पति, वो मुझे मतलब मेरे साथ उनका जो एक शुरू से एक बॉन्डिंग बनी वो आज तक कायम है और कहीं ज़्यादा है। तो आपको एक सफल लेखिका के पीछे भी क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? निश्चित तौर पे क्योंकि मेरे जब बेटा उसका जन्म हुआ तो कोई रास्ता नहीं था मेरे पास कि मैं नौकरी छोड़ दूं। मैं उसको मतलब किसी घरेलू सहायिका के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, नौकरी मत छोड़ना, तुम्हारे विकास के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। तुम नौकरी करने वाली लड़की हो, तुम नौकरी के बिना रह नहीं पाओगी, बच्चा हमें पाल लूँगा। क्योंकि वो उन दिनों इवनिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो उस बच्चे को उन्होंने पाला। बहुत आधुनिक सोच विचार मुझे लगता है आपके परिवार में रहे हैं, चाहे आपके भाइयों की चाहे पति की बात करें, क्योंकि आपकी तो शादी भी कोर्ट में हुई उस समय पे जब लोग सोचते नहीं थे इस बारे में। और कोई दहेज नहीं और किसी तरह का दिखावा नहीं। मेरे पति ने शायद कभी मेरे परिवार से जाके पानी भी नहीं मांगा। चलिए, ये आपका सौभाग्य भी रहा कि सभी ने, परिवार में सभी ने आपको आगे बढ़ाया। पर आप तो जैसे बाल साहित्य भी लिखती हैं, आप लेखिका हैं, आप पत्रकार हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें साहित्य को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक सवाल जो हमेशा उठाया जाता है कि बच्चे अब पुस्तकों से दूर जा रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को पुस्तकों का भी रुख करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं इसको शायद दूसरे रंग से देखती हूँ, क्योंकि पुस्तक भी एक टेक्नोलॉजी ही है। पुस्तक कोई अपने आप में भोजपत्रों से शुरू हुए थे। मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैं तख्ती, जो लकड़ी की तख्ती आती थी, उसको कालिक पोतते थे, फिर खड़िया भिगो के उस पर लिखते थे सरकंडे की कलम से, वहाँ से शुरू की थी। उसके बाद स्लेट और चौक का ज़माना आ गया। तो किताबें जो हैं, बच्चे मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं तो भी बच्चे दूसरी तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, किंडल पे पढ़ते हैं। वो फेसबुक पे सबसे ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ फेसबुक यूजर्स हैं, फेसबुक पे भी लिखते पढ़ते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो सोशल मीडिया के साथ उनका कितना एंगेजमेंट हो जो उनकी हेल्थ पर इम्पेक्ट ना करे, ये एक बात है। साहित्यिक पक्ष पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? साहित्यिक पक्ष पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनका लिखने में दिलचस्पी है और जो मेरे जिंदगी का पूरा लिखने का, आप अभी कह रही थी कि आप इतनी तरीके से कैसे लिखती हैं, तो मेरे ज़िंदगी का ये रहा है कि मैंने हमेशा एक नियम फॉलो किया
और वो नियम में 500 शब्द हर रोज, चाहे आप मोबाइल पे लिखें, चाहे आप कंप्यूटर पे लिखें, चाहे आप पेन कागज से लिखें, चाहे आप जितने थके हों, चाहे आपको जितनी जल्दी हो, 500 शब्द लिख के तो देखिए। तो क्या आप कम से कम शब्दों में एक छोटी सी कहानी हमें सुना सकते हैं कार्यक्रम के अंत में? हाँ, ये पप्पू चला ढूंढने शेर की बात हो रही थी। तो पप्पू नाम का एक बच्चा है, उसे उसके पिताजी एक किताब ला के दी है और वो किताब पढ़ रहा है। तो वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है किताब पढ़ते हुए और शेर ढूंढने जाता है। तो जगह जगह जाता है, रास्ते में कभी उसे कोई गधा मिल गया, कोई बिल्ली मिल गई, कोई लोमड़ी मिल गई, तोता मिल गया, लेकिन शेर का कहीं पता नहीं चलता है। फिर बाद में उसे एक बंदर मिलता है और वो पूछता है उससे कि परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, इतने थके नजर आ रहे हो? तो वो कहता है मैं शेर ढूंढने आया हूँ। और क्या शेर रात में आएगा नदी के किनारे, क्योंकि शेर रात में पानी पीने आता है। तो वो कहता है हाँ आता था, लेकिन अब शेर यहाँ नहीं है। तो वो पूछता कहाँ गया? उसको चिड़ियाघर वाले पकड़ ले गए। क्या बात, मतलब कहानी में बहुत गंभीर विषय को भी आप सामने रखते हैं। मेरे को लगता है कहानियां बहुत अच्छा माध्यम है जिसे हमारे बच्चे मूल्य भी सीखते हैं और सबक भी जिंदगी के सीखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके क्षमा जी। मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका भी बहुत धन्यवाद और दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। तो ये थी हमारे साथ लेखिका और पत्रकार क्षमा शर्मा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।